जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए। तो ज्यादा समय न बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर आते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है मित्रों। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है 39 नंबर प्रश्न। इससे पहले 38 नंबर तक प्रश्न हिंदी के थे जो मैंने करवा दिए हैं। कहता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? आपको बताना है बिजनौर में, मेरठ में, सहारनपुर में, जेपी नगर। तो कहाँ करती है? तो गंगा नदी जो है दोस्तों मित्रों वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। और भारत सरकार ने गंगा नदी को सन 2008 में, कब? सन 2008 ईस्वी में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया। ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। कब? सन 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है 40 नंबर प्रश्न कहता है कि विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? महोबा, मेरठ, मुरादाबाद, महाराजगंज। तो किस जिले में है? तो विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में है। कहाँ पर? महोबा जिले में है बच्चों। और महोबा को एक और नाम से जाना जाता है, इसे पान की खेती के लिए आमतौर पर जाना जाता है। और मेरठ को प्लास्टिक के सामान के लिए जाना जाता है। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है? 41 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है मित्रों। 41 नंबर प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आपको याद रखना है। तो देखिए, लाल मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र व चंदौली जिले में पाई जाती है। मैंने क्या बताया? प्रयागराज, झांसी और मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली। तो इनमें से कौन है? तो आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन सी में मिर्जापुर, झांसी आपको एक साथ दिया हो बच्चों। तो ऑप्शन सी में मिर्जापुर, झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है और सोनभद्र में भी पाई जाती है और चंदौली डिस्ट्रिक्ट में भी पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 42 नंबर क्या कहता है मित्रों? 42 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बतलाना है। तो देखिए, चार दिए गए हैं, तीन सही सुमेलित हैं और एक सही सुमेलित नहीं है, उसी का आपको बताना है। तो देखिए, लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र वाला जिला है। ये तो एकदम बात सही, यानी कि सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। और सोनभद्र में अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है। तो देखिए, सोनभद्र में अधिकतम वन आच्छादित यानी कि वन क्षेत्र ज्यादा है, एकदम सही बात यह भी। और सीतापुर में न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र है। और संत रविदास न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र। तो देखिए, संत रविदास जो है न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र तो है, लेकिन सीतापुर जो है न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र नहीं, यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला नहीं। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है हापुड़ बच्चों। कौन है? हापुड़ यहाँ पर होना चाहिए था, सी में हापुड़ होना चाहिए था। सीतापुर तो अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यही सही सुमेलित नहीं है, सीतापुर के स्थान पर हापुड़ होता तो सही सुमेलित हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 43 नंबर क्या कहता है बच्चों? 43 नंबर प्रश्न कहता है मित्रों, कहता है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश के लोगों में जुड़वा मछली का चिन्ह है, यह कहाँ से अंगीकार किया गया है? बुलंद दरवाजा से, रूमी दरवाजा से, लखी दरवाजा से, दिल्ली गेट से। तो आपको बताना है बच्चों कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में रूमी दरवाजा है, वहां से जुड़वा मछली का चिन्ह अंगीकार किया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए, रूमी दरवाजा जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में, इसका निर्माण आसफउद्दौला के ने सन 1784 ईस्वी में करवाया था। किसने? आसफउद्दौला ने सन 1784 ईस्वी में करवाया था। कब?
1984 ईस्वी में करवाया था। आप लोग यह भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है करंट का है, जो कि पूछा जा सकता है कि जून 2023 में किस राज्य ने प्रसिद्ध बिहू कुह महोत्सव मनाया बच्चों? मणिपुर ने, त्रिपुरा ने, अरुणाचल प्रदेश ने, नागालैंड ने। तो किसने मनवाया, मतलब सॉरी किसने मनाया? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में जून 2023 में बिहू कुह नामक महोत्सव मनाया गया बच्चा। और किस जनजाति द्वारा मनाया गया? तंगसा जनजाति द्वारा मनाया गया। इस उत्सव को धान रोपाई उत्सव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धान रोपाई उत्सव कहा जाता है। और यह उत्सव जो है कृषि को समर्पित है बच्चों। किसको? कृषि को समर्पित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? 45 नंबर प्रश्न कहता है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। किस देश के लिए स्पेस एक्स ने सतरिया सतरिया फर्स्ट नामक संचार उपग्रह को लॉन्च किया है बच्चों? तो 45 नंबर क्या कहता है कि किस देश के लिए स्पेस एक्स ने सतरिया फर्स्ट नामक संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो देखिए बच्चों इंडोनेशिया इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन? इंडोनेशिया के लिए स्पेस एक्स ने सतरिया फर्स्ट नामक संचार उपग्रह लॉन्च किया। और यह कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए इसे फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा। कौन? किस नाम का रॉकेट है? फाल्कन, ये हो गया नाम उसका, और फाल्कन डेज करके इधर 9 लिखा जाएगा। फाल्कन 9 रॉकेट से यूएसए के केप फ्लोरिडा स्पेस फोर्स स्टेशन से इसे लॉन्च किया जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 46 नंबर कहता है कि जून 2023 में कौन सा रेलवे ईट राइट स्टेशन प्रमाण से प्रमाणित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है? तो देखिए बच्चों ये जो ईट राइट स्टेशन प्रमाण दिया जाता है, ये भारतीय खाद्य भंडारण और स्वच्छता के लिए दिया जाता है। यानी कि आप यात्रियों को किस प्रकार का भोजन दे रहे हैं और किस प्रकार की यात्रा स्वच्छता के साथ दे रहे हैं। यदि यह कोई भी स्टेशन फॉलो करता है इन नियमों को, तो उसे ईट राइट स्टेशन से प्रमाणित किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण मिला है, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है ईट राइट स्टेशन से प्रमाण होने वाला। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन सी जो है इसका एकदम सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो वर्ष कब हुआ, किस वर्ष में हुआ? 1952, 1962 में, 1972 में, 1982 में। तो चीन भारत युद्ध सन 1982 में हुआ और इसकी तारीख थी 20 अक्टूबर। कितनी? 20 अक्टूबर 1962 को हुआ बच्चों। तो देखिए चीन चीन की सेना ने भारत पर अचानक से आक्रमण कर दिया, जबकि भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार भी नहीं थी। लेकिन फिर भी चीनी सेना घबराकर युद्ध को विराम दिया और 20 किलोमीटर पीछे की ओर बढ़ गई, क्योंकि भारतीय सेना का दबदबा ही इतना खतरनाक है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है हर्यक वंश से मगध के पहले राजा कौन थे? तो हर्यक वंश के जो थे पहले राजा, मगध के राजा कौन बने? तो देखिए हर्यक वंश का संस्थापक जो था बच्चों बिंबिसार था। कौन? बिंबिसार था। और यही मगध का पहला राजा था हर्यक वंश से। हर्यक वंश से संबंध रखने वाला मगध का पहला राजा बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। कौन? हर्यक वंश का संस्थापक भी यही था बच्चों। तो देखिए जिसकी हत्या उसके बेटे ने ही अजातशत्रु ने कर दी थी। इसकी इसकी हत्या किसने? अजातशत्रु, जो कि इसका पुत्र ही था, कर दी थी और गद्दी पर बैठ गया था। तो इसका सही जवाब बिंबिसार हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पुत्र ने पिता की हत्या कर करके आगे गद्दी पर बैठते चले गए।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न कहता है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था बच्चों? आपको यह बतलाना है। तो देखिए 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कौन जो है राज्यपाल था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो पंजाब के राज्यपाल थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक जो है पंजाब के राज्यपाल थे। तो जिसने आगे चलकर 1320 ईस्वी में अलाउद्दीन की हत्या कर दी, किसने? ये जो तुगलक हैं, गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में 1320 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। और खिलजी वंश का संस्थापक आप लोगों को बता दें, खिलजी वंश का संस्थापक भी याद रख लेना, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, और जिसकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ही गद्दी पर बैठे थे। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज जलालुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, और इसकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या करके गद्दी पर बैठ गए। और अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना कर दी। इसकी तुगलक वंश की स्थापना कर दी। आप लोग यह भी याद रखेंगे, तुगलक वंश की स्थापना कर दी। तो देखिए कैसे कैसे चलता आ रहा। पहले खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या करके गद्दी पर बैठ गया, और अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में कर दी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 50 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने औपनिवेशिक सरकार द्वारा माउंटफोर्ट सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया? सन 1942 में, सन 1938 में, सन 1918 में, सन 1907 में? तो देखिए सन 1918 इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। क्या? सन 1918 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा माउंटफोर्ट सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, और जिसे जिसे 1919 में, क्या बच्चों, जिसे 1919 में जिसे 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नाम दिया गया। यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नाम से लागू किया गया 1919 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करते हैं यह प्रश्न समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो देखिए 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में 1932 का 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था, जो कि महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था बच्चों? तो और जो है बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था, जो कि दलित के संबंध में था। दलित के संबंध में था। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि 52 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए बच्चों ऑप्शन डी में धौलागिरी दिया हुआ है। तो धौलागिरी पर्वत का नाम संस्कृत भाषा के धवल शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बच्चों क्या? श्वेत। जिसका अर्थ होता है श्वेत, और इसीलिए इसे श्वेत पर्वत भी कहा जाता है। यह वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए बच्चों। त्वांग और लहासा दर्रे को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताना है आपको। तो पहली बात तो ये आपको बताना है कि ये है कहाँ। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल राज्य में है कौन? त्वांग और लहासा। और इसे बुमला दर्रा जोड़ता है। बुमला, कौन? बुमला दर्रा जोड़ता है बच्चों। बुमला दर्रा, जिसे क्या कहा जाता है? बोम बोम बोमडिल्ला दर्रा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बोमडिल्ला दर्रा भी कहा जाता है। बोमडिल्ला दर्रा भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। तो देखिए 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों, 54 नंबर प्रश्न कहता है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी, वैसे रियल में देखा जाए तो ये है, क्योंकि इसकी लंबाई 134 किलोमीटर है, 134 किलोमीटर। और पुलिकट झील की लंबाई जो है बच्चों 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर। और केलरू झील की भी लंबाई 60 किलोमीटर है। और वेम्बनाथ झील की लंबाई 96 किलोमीटर है, 96.5 है बच्चों। क्या 96.5 है, 96.5 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे लंबी कौन सी झील है, पैंगोंग झील। लेकिन यहाँ पर ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसकी ये जो है चीन में भी होकर आती है, चीन में भी इसकी कुछ लंबाई है। और भारत की पूछा इसीलिए वेम्बनाथ झील हो जाएगा। कौन, वेम्बनाथ झील, जो कि केवल भारत में है। ये कुछ चीन में, इसका हिस्सा कुछ चीन में है, इसीलिए इसका हिस्सा 96 से कम जो है भारत में है, इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न नंबर 55 कहता है गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र रहता है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। बच्चों आपको यह बताना है, हरिद्वार, नाम नामचाबुर्रा, अलकनंदा, अंबाला। तो बच्चों आप लोगों को 55 का सही जवाब रखना है। तो जो गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच में जल जल क्षेत्र को अलग करता है वो जो है बच्चों अंबाला क्षेत्र। कौन, अंबाला क्षेत्र, जो कि हरियाणा में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, दामोदर वैली ऑपरेशन क्या है। दामोदर वैली ऑपरेशन क्या है, संविधिक निकाय, दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम, बिहार में स्थित निजी उद्यम, गैर सरकारी संगठन। तो आप लोगों को ये बताना है 56 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए बच्चों ये क्या है, ये एक संविधिक नियम है बच्चों, संविधिक निकाय है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। और इसकी स्थापना कब की गई बच्चों, दामोदर वैली की, तो दामोदर वैली की 7 जुलाई, कब, 7 जुलाई 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 57 आप सभी के सामने है मित्रों। कहता है संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया। तो देखिए अधिवेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, तो देखिए संविधान के निर्माण के लिए सभा की बैठकें जो होती हैं उन्हें अधिवेशन कहा जाता है। तो देखिए संविधान के निर्माण के लिए सभा की कुल बैठक 12 हुई, या फिर उसे ही अधिवेशन कहा जाता है, बैठकों को ही अधिवेशन कहा जाता है। कुल बैठकें 12 बैठक हुई बच्चों। आखिरी बैठक सिग्नेचर हेतु थी, यानी कि साइन करने के हेतु, हस्ताक्षर करने के लिए केवल 12वीं बैठक बैठी थी। तो देखिए आपको ये बताना है 10वीं बैठक यानी कि 10वां अधिवेशन कब हुआ। पहली बात तो आप लोग यह याद रख लीजिए, पहला अधिवेशन कब हुआ। पहला अधिवेशन हुआ बच्चों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब, 1946। तो ये तो हो गई पहली बैठक ये तो हो गई पहली बैठक, सॉरी। तो आपको ये बताना है 10वीं बैठक कब हुई। तो 10वीं बैठक बच्चों जो हुई है 6 तारीख से 17 अक्टूबर तक, 6 से 17 अक्टूबर सन 1949 तक, ये हो गई 10वीं बैठक। और आखिरी बैठक कब हुई बच्चों, आखिरी बैठक हुई 24 जनवरी। कब, आपको यह भी याद रखना, आखिरी बैठक पूछ ले यदि संविधान सभा का आखिरी अधिवेशन कब हुआ, तो 24 जनवरी। कब, 24 जनवरी 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी। ये केवल हस्ताक्षर के लिए बैठी हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और 11वीं बैठक 26 नवंबर 1949 को बैठी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करते हैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। तो देखते हैं 58 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 58 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन्य और वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है। या किससे संबंधित है, केंद्र सरकार से,
सॉरी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो देखिए बच्चों, आपको इससे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांतों का वर्णन है। तो 48A उसी के अंतर्गत आता है। बच्चों मैंने क्या बताया, संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तथ्यों या फिर सिद्धांतों से संबंधित है। तो 48A भी उसी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। 59 नंबर प्रश्न कहता है कि लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या क्या है। तो देखिए बच्चों, लोकसभा में किसी विशेष दिन चर्चा के लिए आप अधिकतम कितने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अधिकतम 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। कितने? अधिकतम 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। 20 इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की आयु पूर्ण करना जरूरी है। तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की उम्र पूरी होना चाहिए। बच्चों ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 61 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, योजना आयोग। तो देखिए ऐसा कौन सा इस चारों में से है जिसका वर्णन संविधान में नहीं है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपको हम बता दें, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग है। इसका गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। इसका पदेन अधिकारी भारत का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन लेकिन एक बात और याद रखिए, 2014 ईस्वी में इसे भंग करके इसकी जगह नीति आयोग रख दिया गया। क्या? नीति आयोग रख दिया गया, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। अर्थात मोदी जी ने इसको समाप्त करके, किसको? योजना आयोग को समाप्त करके इसकी स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया 2014 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों। 62 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए कहता है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्स ऑन सर्विस नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ दिया। तो संविधान के किस संशोधन के माध्यम से टैक्स ऑन सर्विस, यानी कि सर्विस का टैक्स लिया जाएगा, जो सेवा है उसका टैक्स लिया जाएगा, किसके माध्यम, किस संविधान संशोधन के माध्यम से एक नया विषय जुड़ गया। तो देखिए 56वें संशोधन में, पहली बात इसका सही जवाब 88 हो जाएगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए, 88वें संविधान संशोधन के माध्यम से टैक्स ऑफ सर्विस नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 88वें संविधान संशोधन में। आप देख लीजिए 56वें संविधान संशोधन में क्या किया गया। 56वें संविधान संशोधन में गोवा राज्य को राज्य का दर्जा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, ये सन 1987 ईस्वी में किया गया। कब? सन 1987 ईस्वी में 56वें संविधान संशोधन के माध्यम से गोवा को राज्य का दर्जा और दमन दीव को केंद्र शासित राज्य का दर्जा। तो अब देख लेते हैं 62वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ बच्चों। तो 62वें संविधान संशोधन के अंतर्गत विधानसभा में आंग्ल भारतीय सीट जुड़ गई। आंग्ल भारतीय सीट का गठन हो गया। किसका? आंग्ल भारतीय, यानी कि आंग्ल इंडियन, एक भारतीय और एक विदेशी सदस्य होगा। ये एक इसका गठन हो गया। और देख लेते हैं 78वें संविधान संशोधन में। 78वें संविधान संशोधन में भूमि सुधारों को नवी अनुसूची में जोड़ा गया। और नवी अनुसूची क्या करती है, उसमें क्या क्या शामिल है? भूमि सुधार और जमींदारों से संबंधित है। 78वें संविधान संशोधन में 27 भूमि सुधारों को नवी अनुसूची में जोड़ा गया।
आशा करते हैं इसका सही जवाब आपको 88 जो कि है वो समझ में आ गया होगा और अन्य विकल्प के माध्यम भी समझ में आ गए होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न 63 नंबर आप सभी के सामने है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? प्रकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति। सभी विकल्प सही हैं। तो सभी विकल्प तो किसी भी हाल में नहीं सही हो सकते। तो लोक से लेखा समिति से संबंधित है बच्चों। इससे लोक लेखा संबंध समिति से जुड़ा हुआ कौन? नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 64 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? कहता है छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, इन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? अस्थाई गरीब, कदाचित गरीब, विलोडन गरीब, सामान्य गरीब। तो ऐसे गरीब जो गरीबी दायरे के अंदर बाहर होते रहते हैं उन्हें विलोडन गरीब कहा जाता है। क्या? विलोडन गरीब। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 65 आप सभी के सामने है। कहता है वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देता है वह दर क्या कहलाती है? तो आरबीआई जो वाणिज्य बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देता है वह दर रेपो दर कहलाती है। क्या? रेपो दर कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है 66 नंबर आप सभी के सामने बड़े बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ बच्चों? तो देखिए बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में संपूर्ण हुआ। प्रथम चरण कब हुआ? प्रथम चरण 17 जुलाई। कब? 17 जुलाई। जुलाई को यूएल लिख दे रहे हैं, केवल यूएल। और कब हुआ? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में। और दूसरा कब हुआ बच्चों? दूसरा कब हुआ ये भी आपको हम बतला दे रहे हैं। दूसरा हुआ 15 अप्रैल 1980 में। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ? तो आप लोग देख लीजिए सन 1969 ऑप्शन सी में दिया है जो कि इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको यह भी याद रखना है 1980 वाला बच्चों। 15 अप्रैल 1980 में दूसरा चरण हुआ और पहला चरण 17 जुलाई 1969 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों 67 नंबर क्या कहता है? 67 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के सार्वजनिक प्रणाली यानी कि पीडीएस के बारे में असत्य कथन चुने। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रियायती मूल्य पर खाद मिलती है। 1997 पीडीएस लाखित उपभोक्ताओं के लिए टीपीडीएस बन गया है, ये भी सही है। और 1967 ईस्वी में उपभोक्ताओं के लिए सहायता के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम रूप में की गई। देश में पीडीएस को 2007 में बंद कर दिया गया। नहीं बच्चों, यह अभी भी लागू है। यही गलत कथन हो जाएगा। यह अभी भी चालू है, वर्तमान समय में भी चल रही है। तो ऑप्शन डी जो है गलत कथन हो जाएगा, जबकि यही सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है। वीवीआई प्रश्न है, तो इसको वीवीआई लगा लीजिए बच्चों। वीवीआई वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखिए क्या कहता है, पीएमजीवाई का पूर्ण नेम क्या है? तो पीएम का तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, जीवाई का आपको बताना है तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो जाएगा। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? 69 नंबर प्रश्न कहता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल सन 2012 ईस्वी से 2017 ईस्वी तक था बच्चों। सन 2012 से 17 ईस्वी तक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 70 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता प्रसिद्ध संपादक, कवयित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को
कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो देखिए ये क्या क्या है, प्रसिद्ध संपादक हैं, कवयित्री हैं, विदुषी हैं, लेखिका हैं। उनका नाम है इंदिरा गोस्वामी। कि इनको कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें असमिया भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? सन 2000 ईस्वी में दिया गया। सन 2000 ईस्वी में दिया गया असमिया भाषा के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कहता है डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है बेटा? तो देखिए आप लोग इसको जानते हैं लेकिन इसके पूरे नाम के वजह से नहीं जानते हैं। डीएलएस मेथड किस में चलता है? डीएलएस मेथड, डीएलएस मेथड क्रिकेट में चलता है बच्चों। जब मौसम की खराबी हो इसके माध्यम से नया स्कोर, मान लीजिए किसी टीम ने 20 ओवर खेला, 2020 मैच में 20 ओवर खेल कर मान लीजिए 200 के उस पार रन बनाए, तो एक हिसाब से 10 रन प्रति ओवर निकल रहा है। तो 8 ओवर के लिए उन्हें, प्रथम 8 ओवर के लिए 80 रन का टारगेट दे दिया जाएगा। कितना? 80 रन का टारगेट दे दिया जाए डीएलएस मेथड के माध्यम से। तो जो ये डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि है बच्चों, या क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आप लोग देखे होंगे कभी कभी मौसम की खराबी के कारण डीएलएस मेथड पर मैच हो जाता है कम ओवर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 72 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 72 जो कि बढ़िया प्रश्न है बच्चों, कहता है लघु गणक का आविष्कार किसने किया? ईडन स्पोडेन ने, लैरी पेज ने, थॉमस एडिसन ने, जॉन नेपियर ने। तो किसने किया बच्चों? लघु गणक जिसे लॉग कहा जाता है, जो कि साइंस और मैथमेटिक्स जैसे कठिन विषय के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए जॉन नेपियर ने किया। तो कब किया बच्चों? यह भी याद रखना चाहिए। 1664 ईस्वी में किया। कब? 1614, सॉरी 1614 ईस्वी में किया, 64 नहीं, 1614 ईस्वी में किया। और यह किस देश से संबंध रखते हैं? या किस देश के? या स्कॉटलैंड से संबंध रखते हैं। कहां से? स्कॉटलैंड से संबंध रखते हैं। तो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जॉन नेपियर ने सन 1614 ईस्वी में लघु गणक, यानी कि जिसका इस्तेमाल लॉग के लिए किया जाता है, जो कि महज जो कठिन से कठिन जटिल क्रियाओं जैसे भाग गुणा को आसान कर देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 73 नंबर आप सभी के सामने है मित्रों। क्या कहता है 73 नंबर प्रश्न? विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? आपको यह देख लेना है हमसे क्या पूछ रहा है, नहीं वाला संबंध पूछ रहा है या सही वाला पूछ रहा है। तो देखिए ये कह रहा है सही ढंग से मेल नहीं खाता है, यानी कि आपको बताना सही ढंग से मेल खाता है, यानी कि इसमें 3 गलत दिए हैं, एक सही है, आपको वही पता लगाना है। तो देखिए बच्चों इसमें रूस का मुद्रा क्या होता है? रूस के मुद्रा को रूसी रूबल या फिर रूबल कहा जाता है। तो इसका मुद्रा हो गया रूबल, तो ये गलत है। सही कौन है आपको वही बताना। भूटान का मुद्रा क्या होता है? नगुल ट्रम होता है। इसके स्थान पर नगुल ट्रम होना चाहिए था। नगुल नगुल ट्रम होता है भूटान की मुद्रा। ये हो गई नगुल ट्रम। और म्यांमार की मुद्रा क्यात ही है बच्चों। क्या? क्यात ही मुद्रा है इसकी। क्यात मुद्रा म्यांमार की ही है। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है एकदम सही दिया हुआ है। और चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी, रेमिनबी या फिर युआन कहते हैं। रेनमिनबी या फिर युआन भी इसको कहा जाता है। युआन या फिर रेनमिनबी आप दोनों याद रखेंगे। रेनमिनबी भी इसका बहुत प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कोई दिक्कत? तो अगला प्रश्न 74 नंबर आप सभी के सामने है बच्चों। कहता ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ब्यूनस ब्यूनस आयर्स, रोम, वियना, डबलिन। तो देखिए बच्चों वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगी। और ये किसकी राजधानी है बच्चों? रोम हो जाएगी, इटली की। आपको यह भी याद में रखना है। क्या? रोम हो जाएगी इटली की बच्चों। किसकी? इटली की। यार ये क्या लिख रहे हैं, इल्टी लिखना है क्या मुझे? तो इटली की राजधानी क्या हो जाएगी? रोम हो जाएगी। और वियना तो हो गई ऑस्ट्रिया की आपकी। ये ब्यूनस ये हो जाएगी अर्जेंटीना की। किसकी? अर्जेंटीना की। ये हो गई अर्जेंटीना की राजधानी। ये हो गई अर्जेंटीना। डलबिन किसकी राजधानी है? ये हो गई आपकी आयरलैंड की। किसकी?
आयरलैंड की हो गई, ये हो गई आयरलैंड की, ये हो गई आयरलैंड की। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैंने आपको सभी की जो राजधानियां दी हैं सबके देश और राजधानी के नाम बतला दिए। तो देखते हैं 75 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों। 75 नंबर प्रश्न क्या कहता है? चपत सॉरी 75 नंबर कहता है सिस्मोग्राफ सिस्मोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आपको बताना है। अलेक्जेंडर पार्केस और लुइगी पल्मिरी, एलेक्सी पैजिनोटन, रैनसम, एली अल्डे ओल्डस। तो किसके द्वारा किया गया? तो देखिए सिस्मोमीटर या फिर इसे सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है, जो भूकंप की तीव्रता को नापता है बच्चों। किसकी? भूकंप की तीव्रता को मापता है। इसका आविष्कार लुइगी पल्मिरी ने किया। लुइगी पल्मिरी के द्वारा किया गया, जो भूकंप की तीव्रता को मापता है, सिस्मोमीटर या फिर सिस्मोग्राफ। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अलेक्जेंडर पार्केस ने क्या किसका आविष्कार किया? अलेक्जेंडर पार्केस ने प्लास्टिक का किया। किसका? प्लास्टिक का आविष्कार किया बच्चों इसने, प्लास्टिक का, अलेक्जेंडर पार्केस ने। और एलेक्सी पैजिनो ने किसका आविष्कार किया? ये एक वीडियो गेमर है बच्चों, जिन्होंने ट्रेडिस नामक गेम डिजाइन किया। एलेक्सी पैजिनोत जो है, ये एक वीडियो गेमर है, डिजाइनर है, मतलब कि इन्होंने टैड्री टेड्रिस नामक गेम को डिजाइन किया है। आशा करते हैं दोस्तों आज की यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कैसी लगी। यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ ले सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।